सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे अगेन जेकेपी कांस्टेबल, दैट इज़ स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन की। सो अभी आपके पास काफ़ी कम टाइम यहाँ पे बचा हुआ है एंड आई होप जो भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, स्पेशली ट्रिपल एस पे जो हमने बैच चढ़ाया था या फिर जो भी सेक्शन वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, आई होप कि आपने अच्छे से उसका रिवीजन किया होगा। नाउ देखिए, इस वाले सेशन में ये सेशन एंड आई होप आपने ये सेशन भी देखा होगा। नाउ इस वाले सेशन में मैं क्या करूँगा, इस वाले सेशन में मैं टॉप 30 MCQs को यहाँ पे कवर करूँगा, बट मेजर जो फोकस होगा मेरा दैट विल बी ऑन, एक तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर, दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल यूनिट है उनके ऊपर ध्यान रहेगा। और भी कुछ MCQs होंगे बट ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट जितने भी मैंने आपके लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड किए हैं अपने पोर्शन में 20 लेक्चर्स थे एंड हर एक लेक्चर में आपने देखा होगा 10 to 15 MCQs मैंने ऑलरेडी कराए हैं, जो कि ऑल PYQs हैं। आप देख सकते हो। नाउ बिफोर गोइंग इन टू दी MCQ सेशन, यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी आपको हेल्प करेंगी। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने टॉपिक्स में पढ़ाई हैं, अलग अलग टॉपिक में अलग अलग लेक्चर में आपको ये मिलेंगी, बट यहाँ पे मैंने इनको सम अप किया है ताकि आपको हेल्प हो जाए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। नाउ देखिए, चार्ज की अगर मैं बात करूँ, चार्ज का जो यूनिट हमारे पास है दैट इज कूलम। कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस का हमारे पास जो SI यूनिट है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे SI यूनिट की, दैट इज़ फैरड। पढ़ा है हमने अलग अलग लेक्चर्स या फिर टॉपिक्स में रेस्पेक्टिवली। देन पोटेंशियल EMF की अगर मैं बात करूँ, इसका जो SI यूनिट हमारे पास है दैट इज़ वोल्ट, करंट के लिए एम्पियर। जल्दी मैं यहाँ से करूँगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट, दिखाया था मैंने कैसे हम निकालते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ। इसका जो हमारे पास यूनिट है दैट इज़ कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स मीटर -2। सिंपली आप कैसे निकाल सकते हो, एफ हमारे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आपको एप्सिलॉन नॉट निकालना है, वो जाएगा इधर। एप्सिलॉन नॉट हमारा जो होगा दैट विल बी Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर डिवाइड बाय F साथ में। सो Q1 Q2, Q हमारे पास क्या है चार्ज, यानी कि यूनिट क्या बनेगा कूलाम, चार्ज के लिए 2 बार चार्ज यानी कि C स्क्वायर, अच्छा नीचे फोर्स यानी कि न्यूटन, और डिस्टेंस नीचे R यानी कि मीटर स्क्वायर। सो कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। देन सिमिलरली आप यहाँ पे K का भी यूनिट निकाल सकते हो। इसी में देखिए, आप इसको क्या मानोगे, आप इसको मानोगे K, एंड उस केस में क्या बनेगा, जब आपको K का यूनिट निकालना होगा फ्रॉम कूलम्स लॉ, R जाएगा इधर, Q1 Q2 आएगा नीचे, दिस विल बी FR स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। बिल्कुल जो अभी हमने यूनिट निकाला था उसका उल्टा आएगा यहाँ पे, दैट इज़ फोर्स के लिए न्यूटन, R के लिए मीटर स्क्वायर, चार्ज के लिए कूलम स्क्वायर। सो आप यूनिट देख सकते हो, यहाँ पे याद रखने की नीड ही नहीं है। फिर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है दैट इज़ चार्ज इनटू मीटर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली चार्ज इनटू डिस्टेंस हमारे पास, जनरली जो 2a वगैरह हम लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड की अगर मैं बात करूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारे पास SI यूनिट होता है दैट इज़ न्यूटन पर कूलम। दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड कौन सी चार्ज वहाँ पे मैंने बताई है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है फाई हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। सो इट इज सिंपली न्यूटन पर कॉलम इनटू मीटर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। देन सब चीज़ें मैंने बेसिकली आपको सिखाई हैं, बट कुछ चीज़ें आपको रट्टा नहीं मारनी है, कुछ चीज़ों के लिए आपको हमेशा लॉजिक याद रखना है, क्योंकि देखिए अगर आप ये चीज़ें रट्टा याद रखोगे आपसे गलती हो सकती है। यहाँ पे -1 मे बी एग्जामिनर ने -2 दिया, कुछ ऐसा ही दिया। सो हमेशा ये चीज़ें बेसिकली आपको आनी चाहिए निकालना। फिर इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, बेसिकली हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड। करंट डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, जो J हमारे पास है, जहाँ पे मैंने आपको ओम्स लॉ दिखाया वहीं पे अगर आपको याद होगा I/A, इट इज़ I मतलब करंट हमारे पास, A मतलब एरिया, सो A पर मीटर स्क्वायर। रजिस्टेंस के लिए ओम एवरीबडी नोज, रजिस्टिविटी दैट इज़ रो के लिए, जो रो हम लिखते हैं बेसिकली RA/L, यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हो, इट इज़ ओम मीटर। फिर कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूँ, जो कंडक्टेंस हमारे पास होता है G, इट इज़ बेसिकली 1/R, यानी कि ओम इनवर्स या फिर मोह आप बोलो या फिर आप सीमन बोलो, सभी मैंने यहाँ पे एक जगह ली है, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वेट ए सेकंड फिर आप लोगे। अच्छा, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय सिग्मा, कंडक्टिविटी हमारे पास होती है 1/ρ। सो इट इज़ बेसिकली 1/ओम मीटर या फिर मोह मीटर -1 या फिर सीमन मीटर -1। फिर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो
क्वेश्चन है ना, ये कल से काफ़ी बच्चे सेंड कर रहे थे, उनको कन्फ्यूजन हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हमारे पास ऐसा यूनिट है दैट इज़ टेस्ला। एंड वहीं पे मैंने आपको बोला था कि इसका CGS यूनिट भी एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज़ गॉस, ये आपको याद रखना है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारे पास SI यूनिट होता है दैट इज़, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी हमारे पास किसके बराबर, B.A, अगर आपको याद होगा B.A के बराबर। सो B.A इट इज़ बेसिकली हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला, इट इज़ बेसिकली टेस्ला इंटू एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, यही टेस्ला मीटर स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, इट इज़ बेसिकली वेबर, WB। सो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर, वेबर। बट इसका जो CGS यूनिट होता है दैट इज़ मैक्सवेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास होती है दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू बेसिकली φ/A, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। फाई मतलब वेबर, A मतलब मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर मीटर स्क्वायर। अगर आप देखोगे इस इक्वेशन से भी टेस्ला मीटर स्क्वायर, देखिए टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल टू वेबर, अगर आप यहीं से देखोगे टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल टू वेबर, यानी कि आई कैन राइट जो वेबर मेरे पास है इट इज़ टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। एंड अगर आप यहाँ से टेस्ला निकालोगे इस इक्वेशन से, होगा क्या, ये बनेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसके लिए भी SI यूनिट हमारा टेस्ला ही होता है, गलती नहीं करना। फिर इंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं, इंडक्टेंस चाहे कोई भी इंडक्टेंस हो, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, L इक्वल टू φ/A, याद होगा आपको L इक्वल टू φ/I। इसके लिए जो हमारे पास यूनिट होता है दैट इज़ वेबर पर एम्पियर, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम, हेनरी। फिर ये चीज़ भी मैंने आपको, जब आपको मैंने AC सर्किट पढ़ाया वहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये चीज़ ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। बताइए L/R यानी कि इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, फिर यहाँ पे L इंटू C, ये जो हमारे पास होता है इसके डायमेंशंस बेसिकली किसके बराबर निकल के आते हैं, टाइम। फिर बेसिकली अगर आप इसका इन्वर्स लोगे दैट इज़ R/L, या फिर 1/RC, या फिर 1/√LC, इसके जो यूनिट निकल के आएंगे वो आएंगे किसके बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर। इतना आपको याद रखना है, टोटल जो भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, इतना आपको याद रखना है। वेट ए सेकेंड, आई विल रब इट। फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लोगे, डायरेक्ट हम आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑलरेडी मैंने ये सब पढ़ाया हुआ था, बट स्टिल कुछ बच्चों ने डिमांड की कि एक ही जगह ये लाइए। नाउ लीजिए स्क्रीनशॉट, पहले यहाँ से लीजिए। आई होप आपने लिया होगा। नाउ यहाँ से भी लीजिए, इसके बाद मैं डायरेक्ट आऊँगा क्वेश्चन के ऊपर। नाउ देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, दी क्वांटिटीज R इंटू C या फिर L/R, वायर R, L एंड C क्या है, रेजिस्टेंस हमारे पास, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, हैव द डायमेंशंस। आप यानी कि आपसे पूछ रहा है RC या फिर L/R, यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, डायमेंशन, या फिर आप ये मानिए यूनिट आपसे सिंपली पूछ रहा है। बताइए, अभी हमने देखा यहाँ पे देखिए L/R RC, देयरफॉर किसके बराबर हमारे पास होता है, दिस इज इक्वल टू टाइम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट दैट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर हम बात करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहे म्यूचुअल हो या फिर सेल्फ इंडक्टेंस हो, दिस इज इक्वल टू φ/I, हमारे पास φ/I दैट इज वेबर पर एम्पियर, या फिर यही हमारे पास क्या होता है, हेनरी। आप इसको बेसिकली हेनरी में, ओम सेकंड में, या फिर वोल्ट सेकंड, एम्पियर इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वेबर इज नॉट द यूनिट, क्योंकि वेबर भी अभी हमने देखा, वेबर हमारा किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। फिर विच आर द फॉलोइंग यूनिट्स डिनोट्स द डायमेंशंस, mL² अपॉन Q², वायर Q डिनोट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर Q इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज के जो डायमेंशन है वो हमने देखे हैं AT, बट आपको यहाँ पे क्योंकि इसने दिया है Q का स्क्वायर यानी कि A² T², देयरफॉर दिस विल बिकम mL², A² जब ऊपर जाएगा दिस विल बी A-2, T² जब ऊपर जाएगा दिस विल बी T-2। एंड बताइए ये किसके डायमेंशंस होते हैं, दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ इंडक्टेंस, चाहे कोई भी इंडक्टेंस हमारे पास हो। देयरफॉर दिस इज इक्विवेलेंट टू हमारे पास हेनरी, ये हमारे पास है इक्विवेलेंट टू हेनरी। समझ में आया होगा। नाउ इजी क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए,
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, आपसे पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए। देखिए ऑप्शन कितने गंदे दिए हैं, कोबाल्ट, एम्पियर, टेस्ला, ओम। सो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपसे पूछ रहा है, सो देखिए टेस्ला, टेस्ला आपका। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अभी मैंने बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी ऐसा यूनिट जो हमारे पास होगा दैट विल बी टेस्ला। बट मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखिएगा 5G जो हमारे पास है इट इज़ बेसिकली वेबर, इतना दिमाग में रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आऊँगा कि इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारे पास है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन आपको आते होंगे, बट स्टिल आई थॉट कि इनको एक बार हम गो थ्रू करेंगे क्योंकि इनमें से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। नाउ द फिनोमेना बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक ऊन इज, बताइए इलेक्ट्रिक ऊन के पीछे जो वर्किंग हमारे पास है, वर्किंग प्रिंसिपल वो क्या है? इंड्यूस्ड वोल्टेज नो, इंड्यूस्ड करंट नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नो, इट इज़ बेसिकली जूल हीटिंग इफेक्ट या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमारे पास होता है जो इलेक्ट्रिक ऊन हमारे पास होता है। नाउ यहीं पे ढेर सारी एग्जांपल्स या फिर ढेर सारे क्वेश्चन जूल्स लॉ या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर पूछी जाती हैं। देखिए सभी को मैं यहीं पे सम अप करूंगा जो आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया हमारे पास, देन इलेक्ट्रिक आयरन हमारे पास होगी, देन इलेक्ट्रिक टोस्टर हमारे पास, टोस्टर, फिर इलेक्ट्रिक कैटल हमारे पास, इलेक्ट्रिक कैटल हमारे पास, फिर इलेक्ट्रिकल ओवन हमारे पास, फिर इलेक्ट्रिक हीटर हमारे पास, फिर इमर्शन रॉड हमारे पास, इमर्शन रॉड हमारे पास। ये सभी जो होते हैं दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी हमारे पास क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशन, सभी आपको याद रखना है। इनको अलग अलग एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया हुए हैं अभी तक लास्ट 8-10 ईयर्स में, सभी का निचोड़ है यहाँ पे। नेक्स्ट, अच्छा आंसर तो हमने देखा। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कॉइल ऑफ ए मोटर इज रिवर्सड बाई, मोटर में बेसिकली जो करंट इन ए कॉइल होती है हमारे पास, इसकी जो डायरेक्शन होती है ये किसके द्वारा रिवर्स होती है हमारे पास? बेसिकली ये किनका काम होता है? स्प्लिट रिंग्स का काम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए होती है? इलेक्ट्रिक सेल, जहाँ से हमारा EMF वगैरह जनरेट होगा। नेक्स्ट, जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, बताइए जो जनरेटर हमारे पास है वो ये कौन सी डिवाइस है? एंड जनरेटर का काम हमारे पास बेसिकली क्या होता है? जनरेटर का सिंपल काम हमारे पास है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट इज कॉल्ड, बताइए करंट मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट? बैटरी, मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर। सो करंट अगर आपको मेजर करनी है इट इज सिंपली एमीटर। डैश डैश इज यूज्ड इन द ऑटोमेटिक हीटिंग अप्लायंस टू कंट्रोल द टेम्परेचर, बताइए कौन सी डिवाइस टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हमें हेल्प करती है? रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेटर, थर्मोस्टैट। इट इज़ बेसिकली थर्मोस्टैट। टेम्परेचर आपको क्या करना है? रेगुलेट करना है। नेक्स्ट, ए वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ, बताइए जो वोल्ट मीटर हमारे पास होता है ये क्या डिटेक्ट करता है? हीट, वाइब्रेशंस, मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर की बात हो रही है, सो इट इज सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट का कन्वर्जन किस में करना है? डायरेक्ट करंट में करना है। देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ होगा? रेक्टिफायर यूज़ होगा। एंड इन्वर्टर का काम भी मैंने आपको बोला है, इन्वर्टर क्या करता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक, यानी कि ओवर वोल्टेज या फिर एक्स्ट्रा वोल्टेज हमारे पास क्या आ रही है? ओवर वोल्टेज आ रही है या फिर एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रही है, यानी कि 230 से ज़्यादा काफ़ी हाई वोल्टेज आ रही है। बताइए इस केस में हमारे पास कौन सी प्रोटेक्टिंग डिवाइस यूज़ होगी? इट विल बी बेसिकली सर्ज प्रोटेक्टर, याद रखिएगा इस केस में हमारे पास सर्ज प्रोटेक्टर यूज़ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में कौन सा जो हमारे कौन सी डिवाइस हमारे पास यहाँ पे है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है? आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर में एनर्जी जो हम स्टोर करते हैं उसके लिए इक्वेशन U = 1/2 CV², बताया है मैंने। सो बेसिकली कहाँ पे? कैपेसिटर में, याद रखिएगा इन दी फॉर्म ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताइए थर्मल इफेक्ट यानी कि हीटिंग इफेक्ट, बेसिकली थर्मल इफेक्ट बताइए। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक बेल हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जो अभी मैंने आपको बोले बल्ब, आयरन, टोस्टर वगैरह, सो इसमें हमारा बेल नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, अच्छा नॉट पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट, अगेन हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इज नॉट या फिर इज पूछ रहा है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। आपसे क्या पूछ रहा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ रहा है कि इज, आपने पहला ऑप्शन देखा, आपने जल्दी टिक किया, बट आपको ये नहीं करना है, आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है इज नॉट है कि इज है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो देखिए, बल्ब हमारे पास है, इलेक्ट्रिक हीटर हमारे पास है, इलेक्ट्रिक आयरन हमारे पास है, माइक्रो ओवन हमारे, ये माइक्रोवेव हमारे पास, दिस इज नॉट रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बताइए माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बेल। सो हीटर हमारे पास क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डिटेक्ट द करंट इन ए सर्किट, करंट हमारे पास कौन सी डिवाइस सर्किट में डिटेक्ट करती है, सो इट इज़ बेसिकली गैल्वानोमीटर, देखा था हमने गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है। फिर एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज, बताइए कौन सी डिवाइस हमारे पास है, इट इज़ बेसिकली इमर्शन रॉड। सो इमर्शन रॉड का बेसिकली हम क्या करते हैं, इमर्शन रॉड का हम बेसिकली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, बताइए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे पास डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं काफ़ी लॉन्गर या फिर लार्जर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो एमीटर, वाट मीटर, एम्पियर आर मीटर या फिर वोल्ट मीटर। सो इट इज़ बेसिकली एम्पियर आर मीटर, एंड एम्पियर आर मीटर जो हमारे पास है इट इज़ बेसिकली एनर्जी मीटर। हमने एनर्जी के यूनिट देखे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हम निकालते हैं। सो इट इज़ बेसिकली एनर्जी मीटर, जो आपके घरों में रीडिंग वगैरह लगी हुई होती है, फिर आपका बिल मंथली आ जाता है, आपने इतना खर्चा वगैरह किया। सो वो वहाँ पे जो डेटा रहता है हमारे पास मीटर में, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, वो दी मूविंग कॉइल डिवाइस एंड दी मूविंग आयरन डिवाइस, मूविंग कॉइल डिवाइस एंड मूविंग आयरन डिवाइस, ये हमारे पास क्या होते हैं, बताइए। अच्छा, आर रिलेटेड डिवाइस बाय इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, बाय इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। सो दीज आर बेसिकली हमारे पास ये आपस में रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। क्यों? अगर आप देखोगे मूविंग कॉइल, फॉर एग्जांपल मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हम पढ़ते हैं, या फिर मूविंग आयरन डिवाइस अगर आप देखोगे, इन दोनों में क्या होता है, अगर आप मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर देखोगे फॉर एग्जांपल, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा परमानेंट मैग्नेट्स का काम होता है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का काम होता है। बट बेसिकली दोनों में क्या है, मैग्नेट। सो दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इन सिंगल फेज मोटर स्प्लिट फेज इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग अ कैपेसिटर। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। कैपेसिटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद स्टार्ट वाइंडिंग। एंड बताइए ये जो कैपेसिटर हमारे पास होता है किस टाइप का होता है, इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। व्हाट इज रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर करें, क्योंकि आपने मैगर भी पढ़ा, ओम मीटर भी पढ़ा। मैगर आपने देखा लार्ज इंसुलेशन रेजिस्टेंस, बट ओम मीटर की अगर हम बात करें जनरली, जो फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक, अगर हम डोमेस्टिक लेवल की बात करें, डोमेस्टिक लेवल पे हम किसका यूज़ करेंगे, ओम मीटर का। ये स्मॉल एंड मीडियम रेजिस्टेंस को क्या करता है, स्पेशली मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करता है। मैगर का यूज़ होता है लार्ज इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे आपको मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा। सो अगर हमेशा दोनों ऑप्शन में रहें, हमेशा टिक करना किसको, ओम मीटर को। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, बताइए इलेक्ट्रिक आयरन में जो इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे पास यूज होता है वो कौन सा होता है, इट इज बेसिकली माइका। दिस सप्लाई टू मैगर इज गिवन बाय, बताइए मैगर में यहाँ पे जो सप्लाई हमारे पास आती है वो कहाँ से आती है, एसी मोटर, एसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। सो इट इज़ बेसिकली परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। सब चीज़ें ऑलरेडी हमने देखी हुई हैं। नेक्स्ट, सोल्डरिंग इज डन ऑन वायर जॉइंट्स टू इम्प्रूव, बताइए सोल्डरिंग का हम किस लिए यूज़ करते हैं। जब हमने सोल्डरिंग पढ़ा वहाँ पे बेसिकली हमने फ्लक्स वगैरह भी देखा। सोल्डरिंग हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे पास कंडक्टिविटी वगैरह हो या फिर कंडक्टेंस हमारे पास है ये इंप्रूव हो जाए।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम क्या होता है हमारे पास। वोल्टेज स्टेबलाइजर का बेसिकली एक ही काम होता है हमारे पास कि जो वोल्टेज हमारे पास है इसको क्या करें, इसको स्टेबल करें, यानी कि स्टेबल वोल्टेज सप्लाई टू दी लोड, यानी कि जो वोल्टेज आ रही है, जितनी भी फ्लक्चुएशन हमारे पास वोल्टेज में आ रही है उनको क्या करना है, स्टेबल करना है, यानी कि एक प्रॉपर सिंगल या फिर कॉन्स्टेंट आउटपुट दिलाना। विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज़ मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग बताइए। रॉड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, वायर अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, सब चीज़ें हमने देखी हैं। लॉजिकली भी वहाँ पे मैंने आपको समझाया है क्या क्या आप यूज़ करोगे। बेसिकली जो पाइप अर्थिंग हमारे पास होती है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट भी है। विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज बाय ट्रांसमिशन लाइन्स। देखिए ट्रांसमिशन लाइन्स में कौन सी अर्थिंग यूज़ होती है, बट ट्रांसमिशन लाइन के लिए आप एक और पॉइंट याद रखोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन हमारे पास है ट्रांसमिशन लाइन के रिलेटेड। जो भी लाइनें हमारे पास होती हैं, याद रखिएगा, जो भी लाइनें जिनमें हमारे पास ग्रेटर देन 11, जो भी हमारे पास बेसिकली इतना आप याद रखोगे, जो भी हमारे पास ग्रेटर देन 11 किलो वोल्ट की लाइनें होती हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, ट्रांसमिशन लाइनें कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 22 किलो वोल्ट, सो ये बेसिकली जो 22 किलो वोल्ट लाइन हमारे पास है ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। क्या 11 किलो वोल्ट हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी? नो, 11 से ज़्यादा, हमेशा याद रखना यहाँ पे। सो ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें, फिर हमारे पास आती हैं बेसिकली इनमें लो टाइप की या फिर लो ट्रांसमिशन लाइन, फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, जो कि हमारे पास होती है 80 to 50 एंड अबव 250। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टाइप की अर्थिंग हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए करेंगे। जनरली हम स्ट्रिप अर्थिंग करते हैं। सो इतने क्वेश्चन थे यहाँ पे जो कि मुझे लगे आपको कराने चाहिए। स्पेशली मेरा जो मेन फोकस था वो था इस चीज़ के ऊपर, दैट इज़ ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना, एक ही जगह सम अप कराना। सो आई होप आपने यहाँ पे सेशन अटेंड किया होगा, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, इससे हार्ड क्वेश्चन भी हमने लेक्चर्स में किए थे। एंड आई होप कि जो आपका पेपर है 8th को, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करके आओगे। अगर आपने एक एटलीस्ट एक मंथ से लेक्चर्स देखे हुए हैं, बट अगर आपने अभी ज्वाइन किया है देन आई एम सॉरी, आपका कुछ नहीं होगा अगर आपने कांस्टेबल एग्ज़ाम के बाद ज्वाइन किया है, क्योंकि फिर ये करना नामुमकिन है। नाउ अगर आप आने वाले JKPSI के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, सो साइंस हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, मैथ्स, ये मैं आपके लिए कवर कराऊंगा। एंड यू नो दैट हमारा कंटेंट कैसा होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने JKPSI जब पहली बार आया था वो कराया था JK एग्ज़ाम क्रैकर के साथ, या फिर PA हो गया, देन अभी फॉरेस्टर हो गया, फील्ड असिस्टेंट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। या आप देख भी सकते हो कि जो जितने भी बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके लिए पढ़ाते हैं उनका कंटेंट किस लेवल का होता है, हमारा कंटेंट किस लेवल का होता है। स्पेशली अगर कोई फॉरेस्टर बैच में इनरोल होना चाहता है वो हो सकता है। एंड आप कंटेंट देखिए, आई विल गारंटी यू कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स JNK में जिन्होंने फॉरेस्टर का पढ़ाया होगा, आप मेरे नोट्स देखिए, उसका 10% भी उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा। या फिर फील्ड असिस्टेंट हो गया, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में भी आपने देखा कि जो पोर्शन मैंने आपको कराया आप देख सकते हो कहीं से भी। सो JKPSI में क्योंकि जो साइंस आपकी रहने वाली है, साइंस प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी, 25 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपके पूछे जाएंगे। इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट की रोल, क्योंकि साइंस हमेशा आपको सिलेक्शन देता है, क्योंकि साइंस में आप 25 आउट ऑफ 25, 20 आउट ऑफ 20 या फिर 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको मैथ्स भी चाहिए, मैथ्स भी मैं लेके आ सकता हूँ। थैंक यू ऑल।